नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेतकल्लुफी के लिए जाने जाते हैं और कमलनाथ जी के बहुत ही नज़दीकी साथी हैं, उनके अग्रिम पंक्ति के सेनापति हैं। कांग्रेस में अनेक पदों पर रहे हैं, यूथ कांग्रेस से लेकर वरिष्ठ कांग्रेस में बहुत सारे पद हैं जिस पर सज्जन भाई रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, गुजरात राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, लोकसभा विधानसभा के बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे जीते हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और कांग्रेस को बहुत बारीकी से जानते हैं और कांग्रेस के जो आक्रामक तेवर वाले नेता हैं उनमें से एक है। सज्जन भाई, आपका बहुत स्वागत जी। धन्यवाद प्रतीक भाई जी। सज्जन भाई, जिस तरह का माहौल अभी इस दिनों मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, हालांकि मामला भाजपा का है, भाजपा के नेता मिलजुल रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं और उसको बड़ी सामान्य मेल मुलाकात बना रहे हैं। आपके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कल खाना खा रहे थे, मिल रहे थे, जुल रहे थे। ये सब क्या इतना ही सहज है जितना का दिख रहा है, या अंदर की कहानी क्या है? क्योंकि आप लोग भी ज्यादा जानकारी भाजपा की मंथन करते हैं, इन लोगों की चाशनी लेते रहते कहाँ खड़े हैं लोग। असल में प्रतीक भाई, बात ये है, इस समय दिल्ली से लेके भोपाल तक, नरेंद्र मोदी से लेके शिवराज तक, बीजेपी का बड़ा नेता या छोटा कार्यकर्ता ये बड़ा घबराए हुए हैं। कोरोना के संक्रमण काल से निजात नहीं दिला पाए लोगों को, लाखों लोग टप टप करके मरे हैं। देश का आदमी नरेंद्र मोदी की सरकार को फेल्योर मानता, मध्य प्रदेश का आदमी शिवराज की सरकार को फेल्योर मानता है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। पिछले 6 दिनों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी दिल्ली पड़े हुए डेरा डाल के। आरएसएस को एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य और अब मध्य प्रदेश भी बीजेपी के हाथ से जाने वाला है। बुरे हालात हैं इस समय। तो मेल मुलाकात क्यों? मैं वही बता रहा हूँ, ये निर्देश मिले हैं कि अब एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी गति बहुत खराब होने वाली है। तो ये इन्होंने फिर घर घुसू पॉलिटिक्स चालू कर दी कि तू भैया उसके वहाँ नाश्ता करा, तू भैया जाके उसके वहाँ लंच करा और तू जाके डिनर करा। इन बातों सब कुछ होना नहीं है। मध्य प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया। नेतृत्व परिवर्तन जैसी बातें फालतू है। नहीं, मैं बताता हूँ, उसका भी एक है। 30 से 35 विधायक, मैं 4 दिन से भी भोपाल था, 30 से 35 वरिष्ठ विधायक जो 4-5 बार के, 6 बार के, 7 बार के जीते हुए थे, वो भोपाल में डेरा डाले थे। कुछ कमेटी की बैठक भी थी। वो लोग एकजुट हुए थे। उन्हें पता है कि हमारी आखिरी पारी है ये, अब बीजेपी हमें टिकट देने वाली नहीं और इस शिवराज ने हमें मंत्री बनने नहीं दिया। वो 3-4 दिन थे तो एक चहल पहल हो गई थी। मैंने तो आपके भी कुछ लोग मित्र रहे होंगे, उनसे बातचीत हो गई आपने? हमने हाथ जोड़ के उनको अनुरोध किया। केदारनाथ शुक्ल से आपकी बहुत बनती है। तो सारे मित्र मंडली है ये, तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध किया किसी माध्यम से कि भैया शिवराज को मत बदलाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये रहेगा तो 2023 के चुनाव में हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने इसके झूठे आश्वासनों से बोर हो गए, इसको नकार दिया था और कांग्रेस को मैंडेट दिया था। कोरोना की इस महामारी में फेल्योर आदमी शिवराज। जनता ठान चुकी कि एक बड़ा मैंडेट 2023 में स्थिर सरकार कांग्रेस को देंगे, तो मैंने इसको मत बदलो। पर आप दूसरों के घर की इतनी जानकारी रखते हो, आप अपने घर की जानकारी नहीं रख पाते। जतिन प्रसाद जी चले गए, जाने वाले हैं और चले गए। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। राष्ट्रीय सचिव थे, 3 चुनाव लगातार हारने के बाद, देखिए कोई भी मनुष्य हो, उसकी मानसिक स्थिति जरा गड़बड़ा जाती, बदल जाती। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लो भाई, एक छोटे से अन्य से कार्यकर्ता ने चुनाव तो आपकी तो मानसिकता नहीं बदली। अब मैं तो आप भी लोकसभा कह रहा हूँ कि राजनीति धैर्य का विषय है।
धैर्य और संतोष रखना पड़ता है। तो सिंधिया जी एक छोटे से कार्यकर्ता से लोकसभा का चुनाव हारे, आपा खो बैठे, उनको हजम नहीं हुआ, बीजेपी में चल वही हालत। जतिन प्रसाद के 3 चुनाव हारने के बाद उसको लगा कि अब कांग्रेस से मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, तो बीजेपी में जाके कुछ गेन करूंगा। पर प्रदीप भाई ये निर्णय उसका मैं गलत मानता हूँ। जाना था तो तुझे सपा में जाना था भाई, बीजेपी की तो सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार यूपी में। हाँ साफ, सपा में चले जाता तो कुछ भला होता। पर ये जो है जतिन प्रसाद राहुल गांधी के दोस्त माने जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के दोस्त माने जाते थे, ये दोस्त लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कभी आप राहुल गांधी से ये पूछते नहीं हो कि आपके दोस्त ही गद्दारी कर रहे हैं? तलखियत निकल के सामने आएगी। नहीं, आप जाने भी इसके लिए जाते हो, मैं चाहता हूँ कि आप तलखियत के साथ बोले। माधवराव सिंधिया जी की मैं बड़ा आदर करता हूँ, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया। उस समय भी उन्होंने कांग्रेस से हटके कांग्रेस बनाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसी तरह का काम, वही हालत। जतिन प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद जी ने भी एक बार कांग्रेस से हटके अलग पार्टी में सोनिया जी के सामने चुनाव भी लड़े थे वो। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब या तो खून की खराबी कहें या पारिवारिक चरित्र कहें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इन शब्दों को बोलते हुए। तो ये तो इतिहास गवाह है, सज्जन वर्मा बोले नहीं बोले, इतिहास में तो लिखा हुआ है। तो ये जो जतिन प्रसाद जी, आपने कहा कि सपा में चले आते, पूरे देश में अगर बात करूं आपकी, तो अब आपके यहाँ भी तो झगड़ा चल रहा है राजस्थान। आप राजस्थान के प्रभारी रहे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आप दोनों को जानते हो, दोनों के साथ काम किया है आपने, झगड़ा चल रहा है। और अगली बारी सचिन पायलट की, वो भी जा सकते हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि राजनीति में धैर्य एक बड़ी पूंजी होती है, धैर्य रखना पड़ता है। मैं सचिन पायलट ने धैर्य रखा, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। आज बीजेपी में नहीं गए सचिन पायलट, उनके मन की इच्छा जो है रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है। हाईकमान ने बुलाया तो आ गए थे लौट के, लेकिन उस बात को 10 महीने हो गए। एक कमेटी बना दी कांग्रेस ने, अजय माकन उसके अध्यक्ष और 1-2 लोग सदस्य हैं। अरे भाई 10 महीने में आप पेचअप नहीं करा पाए अजय माकन जी, आपकी कमेटी सॉल्यूशन निकाल नहीं पाई, कोई नया सूत्र दे नहीं पाई, तो मेरा तो अपना हाईकमान से अनुरोध है कि अजय माकन जैसे लोगों के हाथ में कमान नहीं देना चाहिए। अजय माकन क्या समझेंगे? अशोक गहलोत इतने वरिष्ठ है, अजय माकन तो उनके लिए लड़का जैसा है। देखिए फिर भी साथ में काम किया है अजय माकन, अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत दिल्ली में हमारे पूरे राष्ट्र के संगठन प्रभारी थे, जनरल सेक्रेटरी, और ये मंत्री थे। हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, ये गृह मंत्री थे, साथ में खूब काम किया, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बात ये है कि भाई आप नहीं सक्षम हो सुलह कराने में, नया फार्मूला देने में, तो वापस आ जाओ, हाईकमान को रिपोर्ट दे दो। तो इस तरह के लोगों के हाथ में मैं बड़ी तलखियत से बोल रहा हूँ, मुझे कोफ्त होती है कि रिजल्ट दो ना, जब आपको कोई जवाबदारी सौंपी। आज सचिन पायलट के मन की पीड़ा सुनना तो पड़ेगी, उसके बाद भी एक जमी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश यदि कोई भी करता हो, किसी भी बड़े कद का हो कांग्रेस में, तो वो क्षमा के योग्य नहीं रहे। अब अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, सज्जन भाई कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी का भी कोई एक छत्र आज नहीं चल पा रहा, उनका भी विरोध शुरू हो जाता है। कभी अरुण यादव विरोध कर देते हैं गांधी वाले, अभी कभी अजय सिंह ने कह दिया कि जरा संभल के बोलो, आप बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हो, अजय सिंह ने कह दिया, आपको फिर मोर्चा संभालना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा अच्छी होती है, अति महत्वाकांक्षा खराब होती है, कभी न कभी उसका नुकसान होता है। अब मैं अरुण यादव की बात करूं, अच्छा है, नौजवान है, होनहार है, पर धैर्य नहीं है। धैर्य रखो, आगे बढ़ोगे। राहुल सिंह जी की बात कर ले अपन, विंध्य की बात कमलनाथ जी ने कही थी, अभी जो चर्चा निकली थी, विंध्य के कारण सरकार नहीं बनी, नहीं स्टेबल नहीं रही। विंध्य में मात्र हम 3 विधायक हमारे जीत का, इतना बड़ा विंध्य, राहुल सिंह जी खुद हार गए। एक बड़ा घराना है राजनीति का, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की विरासत,
अजय सिंह जी को, राहुल भैया को दी है। तो देखिए, कमलनाथ से जैसा आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, पत्रकारों ने प्रश्न किया कि साहब आपकी स्थिर नहीं रह पाई आपकी सरकार, तो विंध्य में बैठे थे मैयर माता जी के दर्शन गए, कोरोना की निजात के लिए मांगने आए थे। दो उन्होंने कहा कि भाई विंध्य मेरा साथ देता तो कंफर्टेबल मेजोरिटी वाली सरकार बनती है मेरी। उन्होंने किसी पे आरोप नहीं लगाया, किसी पे आक्षेप नहीं लगाया। अब नहीं, पर कमलनाथ जी का ने उनके ऊपर जो बिठाल दिया राकेश सिंह को, वो उनका विरोधी। कमलनाथ जी भी तो छेड़ने से बात नहीं आते ना, आप भी कुछ कुछ करवाते रहते हैं कमलनाथ जी से। ऐसा नहीं है। राकेश चतुर्वेदी जब मैं नगरीय प्रशासन मंत्री था तब ये हाउसिंग मिनिस्टर था, चौधरी राकेश सिंह। ये रीवा का प्रभारी मंत्री था उस समय। तो एक एक व्यक्ति को जानता है। हम न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये नारा कांग्रेस का है, पर वहाँ रीवा ब्राह्मणों की धरती है। तो राकेश चतुर्वेदी ब्राह्मण है। एक ही ब्राह्मण मिला जो अजय सिंह के विरोध। देखिए, मतलब लोग तो कहते हैं कि सज्जन भाई ने ये नियुक्ति करवाई है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कमलनाथ जी वेरी सीजेंट पॉलिटिशियन, बड़ा गहरा अध्ययन करने के बाद तो उन्होंने कहा ये राकेश चूँकि सबको जानते हैं, इनको ही भेज दो। अरे मेरा ये कहना है कि यदि मेरा कद बड़ा है, आप मेरे इलाके में किसी को भी भेज दोगे, मेरी पकड़ है, तो मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है। कोई भी आए, मेरी ज़मीन मजबूत है तो मैं सब चमत्कार कर लूँ, ये है। तो कमलनाथ जी ने कह दिया भारत तो बदनाम है, भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है। इंडियन वेरिएंट की बात कर रहे हैं वो। देखिए, दुनिया में कह रहे हैं कि सिंगापुर में और अमेरिका में लोग टैक्सी में नहीं बैठ रहे इंडियन की। देखिए, जहाँ बहुत सारे मूर्ख इकट्ठा हो जाते हैं ना, तब अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी लगाया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ प्रतीक भाई, जब नरेंद्र मोदी साहब जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस जब ये जाते थे हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, तो 2-4-5 हज़ार आदमी तो इंडिया से ले जाते थे, मोदी मोदी मोदी। उस समय तो खूब वाहवाही लूटी। मेरा ये कहना है, कमलनाथ के शब्दों का वो इम्पोर्टेंस इस संदर्भ में नहीं था, उनकी भावना दूसरी थी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी जैसे विश्व के माने हुए विदेशी अखबार जब छाप रहे थे फ्रंट पेज पे, गंगा में हजारों लाशें बह के जा रही हैं, ये दृश्य छपे फ्रंट पेज पे। शमशान घाटों में चिता जलता हुआ दृश्य, शमशान घाटों में आग ही आग, इतनी चिताएं जल रही, 10-10 घंटे लाशों को वेटिंग करना पड़ी। तीसरी बात, इन अखबारों ने छापा इंडियन वेरिएंट, उसके बाद कमलनाथ बोले इंडियन वेरिएंट में बता रहा हूँ, भारत महान नहीं बदनाम। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो 2 घटना तो हो गई, लाशें बहती हुई, चिताएं जलती हुई, 24 घंटे चिताएं जल रही। तीसरी घटना, जब वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि इंडियन वेरिएंट, तो सिंगापुर में, इंग्लैंड में, कई ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन को गाड़ी से उतार के नीचे खड़ा कर दिया, बैठने से मना कर दिया उन देश के लोगों ने। मेरा ये कहना है, आप मोदी मोदी नारे लगाने तो खूब गए, विश्व पटल पे नरेंद्र मोदी इस समय खड़े क्यों नहीं हुए कि हमारे देश को क्यों बदनाम किया जा रहा है, क्यों इंडियन वेरिएंट छापा जा रहा है, क्यों बहती लाशें दिखा रहे हैं। जो सरकार ने हलफनामा दिया भारत सरकार, उसमें भी उन्होंने इंडियन वेरिएंट लिखा, ये पत्र हमने दिया, हलफनामा ला के दिया। बात ये नहीं है, आप विश्व गुरु बनने जा रहे हो तो आप विश्व पटल पे खड़े होकर दाड़ो ना कि हमारे देश को बदनाम करने का घिनौना षड्यंत्र क्यों। उस बात के लिए कमलनाथ ने तो कहा कि भैया ये बदनाम हो रहा है। ये वही कहानी है, 12 फरवरी को राहुल गांधी ने 2020 को मोदी को कहा था कि लोकसभा चल रही थी, मत चलाओ भाई, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से भारत में पैर फैला रहा है, और उसकी रोकथाम के लिए लगो। तब उन्होंने हंसी उड़ाई थी नरेंद्र मोदी ने। तब केरल में भी नहीं आया था, तो उसके पहले कहा था उन्होंने। तो अब यदि सलाह देना, आगाह करना गलत है, अर्थ का अनर्थ कर दिया, जो छपा था वो कमलनाथ ने बोला। तो कमलनाथ जी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मध्य प्रदेश में आक्रामक होते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं।
बोले हनी ट्रैप की जो वो मेरे पास है, सीडी मेरे पास है, फिर पीछे हट गया कि वो तो सबके पास है, पेन ड्राइव मेरे पास है, फिर कहते हैं सबके पास है। मैं प्रदीप भाई ये कहाँ और पीछे हटे? अच्छा आप मुझे कोई भी चैनल वाला लाके बता दे कि कमलनाथ ने ये कहा हो कि हाँ मेरे पास पेन ड्राइव है, ये कोई बोल दे कि उन्होंने ये कहा था जब उमंग सिंगार की घटना हुई, उस लड़की ने सुसाइड किया, इस पे उस लड़की की माँ और उसका बेटा बोल रहे हैं कि उमंग सिंगार जी की कोई गलती नहीं है, बयान दे दे तो भी उस पर केस लगा दिया। तब कमलनाथ जी ने कहा था, हम 25-30 विधायक बैठे कि यार मैंने कभी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की बदले की भावना से, मेरे पास तो उस समय हनी ट्रैप की ओरिजिनल पेन ड्राइव थी, मैं चाहता तो कई चेहरे बीजेपी के बेनकाब कर देता, पर इस तरह की पॉलिटिक्स से मैं अपने प्रदेश को बदनाम नहीं करना आपने भी चाहता। तो वो देखी होगी पेन ड्राइव। आप तो कमलनाथ जी के हमेशा नजदीक ही रहे हो, जब हनी ट्रैप का मामला था तो आपको भी तो वो सीडी वीडी देखने में आई असल होगी। में क्या है, ये इस समय ये प्रश्न ऐसा SIT जांच कर रही है, मैं कुछ कहूँ SIT बोला सज्जन वर्मा जी आपने वहाँ एक आधा आइए बयान दीजिए, तो आप कहाँ SIT से डरते हो? नहीं मैं आप तो डरता किसी से नहीं डरते हो। पर जांच वांच कहीं प्रभावित हो जाए इसलिए चक्कर में क्यों पड़ा है। तो बात पर ये आपको थी, नाम तो मालूम है उन लोगों के जिनके जिनके कमलनाथ जी जिनकी का मतलब- रंगीनियां उस सीडी में वही कैद कह रहा हैं। हूं। कमलनाथ जी का मतलब ये था कि मैं पेन ड्राइव उस समय शो कर देता, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का नाम इस तरह के गंदे आरोपों में सुना जाता, वो मैं नहीं चाहता था। लेकिन बीजेपी बाज नहीं आ रही है, अननेसेसरी उमंग सिंगार जैसे लोगों, ये मतलब था उनका। उन्हें ऑन रिकॉर्ड ये कभी नहीं कहा, उन्हें उस समय मैं था मुख्यमंत्री था, ओरिजिनल मेरे पास थी। तो अब ये जो उठापटक चल रही है, हालांकि आपने इसका दूसरा कारण बताया, लेकिन ये उठापटक चल रही है और राजनीति में अवसर को भुनाया जाता है, तो क्या कांग्रेस भी मौका लपकने के लिए तैयार है? क्योंकि जब आपकी सरकार थी तब इसी तरह की उठापटक हुई और बीजेपी ने एकदम मौका लपक लिया। क्या आप लोग भी, अगर कोई मौका बनता है, कोई कैच बनता है, तो आप लोगों ने भी लपकने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। 35 विधायक कम से कम टच में है, सीनियर, हमने नहीं। अच्छा फ्री में आ जाए वो 35 तो हो गए, फ्री में आ जाए तो बिल्कुल नहीं, ना पैसे चाहिए ना फिल्म बिल्कुल चाहिए। नहीं। जब बीजेपी खुद अपनी मौत मरने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म बना लिया है, जनता की मानसिकता ही बन गई कि झूठे भाषण वालों को दिल्ली से लेकर भोपाल तक निपटाना है। झूठे आश्वासन दिए थे, रेमडेसिविर हमारे पास है, ऑक्सीजन भरपूर है, ICU बेड हैं, लोग समझे कि चलो है। जब हॉस्पिटल में गए तो ना ICU बेड मिला, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, ना ऑक्सीजन मिला, लोग टप टप करके हमारी आंखों के सामने मरे। तो वो ऐसा कौन सा परिवार है जो कोरोना में इफेक्टेड नहीं हुआ? आपके खुद के परिवार में तीन मेरे परिवार में मरे। तो उन लोगों ने भोगा है झूठे आश्वासनों पे, नहीं तो आदमी भागता है अपने लिए, कहीं भी कुछ इकट्ठा करता है। तो ये खुद ही इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया झूठ बोल बोल के, खुद ही बहुत बुरी तरीके से। सज्जन वर्मा साहब, ये एक बड़ा विकल्प दिल्ली, चलिए मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस विकल्प है, कमलनाथ जी विकल्प है, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी का विकल्प राहुल गांधी तो नहीं हो सकते, है भी नहीं। आप देखिए बंगाल में आप 44-45 थे, 0 पर आ गए। तमिलनाडु में आपका हालत देखिए कितनी बुरी हुई है, आप कितने बुरे पार्टनर हैं। असम में आप पहले से कम हो गए। अभी ताजे चुनाव के नतीजे के पुडुचेरी में आपकी सरकार थी, चली गई। आप हो कहाँ, अल्टरनेट कहाँ हुआ? समय और परिस्थितियां बदलती रहती है। मैं आपको इंदिरा जी की याद दिला देता हूँ। 1977 में हमारी सरकार, इंदिरा जी भी हार गई थी, संजय गांधी भी हार गए, 2.25 साल बाद हम लौट के फिर मेजोरिटी में सरकार बनी ना, वो इंदिरा गांधी थी। देखिए वो इंदिरा गांधी थी, आपने उनको भी साथ काम किया है और राहुल जी के साथ भी काम किया। आप जानते हो दोनों के कैलिबर का अंतर भी किया, आप दोनों का कैलिबर जानते हो। राहुल गांधी जी की है। मैं कहा ना, वक्त और परिस्थितियां बहुत कुछ करा देती हैं। कई परिस्थितियां ऐसी निर्मित होगी। देखिए इस देश में कांग्रेस ने कई वर्षों तक शासन तंत्र को चलाया है। शुरू से लेकर हवाई जहाज यदि बनते हैं तो कांग्रेस की देन है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेहरू जी से लेके राजीव जी तक की देन है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आएगा कि सारे विपक्ष को एक होके जनता की डिमांड पे कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान, जिस तरह 10 साल मनमोहन क्या प्रधानमंत्री ममता रहे। बनर्जी, क्या मुलायम, क्या मायावती राहुल को अपना नेता मानेंगे? नीतीश कुमार राहुल को अपना नेता मानेंगे? अच्छा प्रश्न किया, मैं एक और जवाब दूंगा इसमें। बहुत देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की जो दाढ़ी है ना प्रधानमंत्री जी की, अच्छा शख्सियत, अच्छा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के फिर ये दाढ़ी छटवाऊंगा। सरकार बनी नहीं। अब ममता बनर्जी की सरकार को एन केन प्रकरण किसी हालत में नरेंद्र मोदी जी गिराएंगे, उसके बाद ही ये दाढ़ी छटेगी, वापस वो उज्जवल चेहरा सामने आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ममता दीदी भी समझ रही है कि यदि इस तरह के लोग प्रधानमंत्री पद पे रहे तो हमारा कभी भी नुकसान हो सकता है। आप देखिए, सीबीआई ने शारदा केस में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का भी नाम उसमें, मुकुल राय का भी उसमें नाम, ये बीजेपी में चले गए तो इनको अरेस्ट नहीं किया, 3 मंत्रियों को अरेस्ट किया। तो ये बात क्या ममता बनर्जी नहीं समझ रही? मुलायम सिंह यादव का लड़का नहीं समझ रहा है कि सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे हमारे वहाँ पड़वा है? तो इस तरह के लोग यदि रह गए तो कहीं हम बच पाएंगे? ये बात है। कई घटनाक्रम होते हैं राजनीति में। लेकिन एक कांग्रेस का जो लीडरशिप थी, चूंकि मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं कि आपने इंदिरा जी के नेतृत्व में अपनी राजनीति शुरू करी, व्यक्तिगत तौर पे वो आपको जानती थी, आपका उनका खतो किताबत होती थी जब आप विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। उन्होंने आपके आग्रह पे एक नेता को भेजा भी था यहाँ, और आप उनके बहुत नजदीकी थे, आपने उनके साथ काम किया। बिल्कुल। वो जो राहुल गांधी जी से भी आपकी बातचीत है, आपके उनके साथ संबंध है, कभी आप राहुल जी को ये सलाह नहीं देते कि जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, तदर्थवाद है, 5 साल में आपका एक अध्यक्ष नहीं बन पाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तदर्थवाद है। ये 23 लोग जो, जिसमें कल ये भी थे शामिल, जतिन जी भी शामिल थे, 23 लोग रोज नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बयान दे रहा है, कुछ कर रहा है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष इतना कमजोर हो गया है, क्या गांधी परिवार इतना कमजोर हो गया है कि 23 लोगों की गीदड़ भपकी का जवाब नहीं दे पा रहा? देखिए, एक जब परिवार रहता है ना, बड़ा परिवार, तो मानसिक पीड़ा होती है जब कोई सदस्य अनर्गल प्रलाप करने लग जाता है बिना किसी कारण के। महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई होंगी। मैंने आपके चैनल पे एक जवाब दिया था उन 23 लोगों का। क्या कपिल सिब्बल इस तरह के लोगों ने कांग्रेस को समय दिया, कांग्रेस के वर्कर को, कांग्रेस के लिए जिए क्या? वही वकालत 10 लाख रुपए पर डे, ये वो। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता को उपहार के रूप में लेना चाहते हैं। मेरा ये कहना है, आपको क्या नहीं दिया? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ प्रतीक भाई, गुलाम नबी आज़ाद हों या कपिल सिब्बल हो या अन्य लोग हों, केंद्रीय मंत्री कई साल तुमको बना के रखा, कई साल राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद को रखा, मुख्यमंत्री बनाया, अरे क्या नहीं दिया? जब कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, अब मैं चलो डॉक्टरों की हड़ताल का एक उदाहरण दे देता हूँ। मध्य प्रदेश में तमाम चैनलों ने डॉक्टरों को क्रिटिसाइज किया कि कोरोना काल चल रहा है और डॉक्टर ये गलत कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया था उनको कि कोरोना संक्रमण कम हो जाए तो वही मांग मान लेंगे, लेकिन अन्य। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आरोप लगे, कोरोना में तुम पलायन कर रहे हो, लोगों की जान ले रहे हो। क्या कांग्रेस इस समय, मैं कह रहा हूँ कमज़ोर है, मैं मानता हूँ, आप भी मान रहे हो, दिख रहा है। जब कमज़ोर हो रही तो उसको आप मजबूती देने के लिए खड़ा हो गए या उसे और कमज़ोर करने के लिए खड़ा? क्या नहीं दिया? तुम्हारा परिवार आज जाना जाता कांग्रेस के नाम से। ये मेरा क्या, आपको लगता है कि इस कमजोरी काल में अगर वो राहुल गांधी को कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई ढंग की अकल की बात बताना चाहते हैं, तो आपको लगता है ये नहीं बताएं? मेरा ये कहना, आपके लिए दरवाजे खुले तो हैं राहुल गांधी के, कब मना किया?
आप कितने विद्वान लोग हैं, 23 पत्र लिखते हैं। अबे मोबाइल का ज़माना है भैया, डायरेक्ट तुम्हारी बातचीत है राहुल गांधी से, डायरेक्ट मोबाइल लगाओ, बात करो। पत्र लिखेंगे ताकि पत्रकारों तक वो पत्र भी चला जाए, उसकी भाषा भी चला जाए। ये छल और प्रपंच। मैं भी सीनियर लीडर हो गया हूँ, ये बातें इसलिए होती कि नाम वाम चलता रहे, पत्र लिख दो। मोबाइल का ज़माना है यार, राजीव गांधी लाए हैं, इंटरनेट का ज़माना, मोबाइल लैपटॉप का ज़माना, उन्हीं का लाभ ले लो। डायरेक्ट फ़ोन लगाओ, तुम्हारे इतने अच्छे संबंध रहे पारिवारिक सबके। तो ये बातें कहीं ना कहीं मन को कचोटती हैं। महत्वाकांक्षा अच्छी, अति महत्वाकांक्षा खराब होती है। हर आदमी की एक उम्र होती है ना, कब तक करोगे, कब्र में पैर लटक जाएगी जब तक राजनीति करोगे क्या। अरे जिस संगठन को माई बाप समझा उसको। सज्जन वर्मा कब तक राजनीति करेंगे? मैं तो बोल दिया, मुझे अब कोई ज़्यादा विशेष चाहत नहीं। मैं बोले भाई अध्यक्ष बन जाओ, प्रदेश के लीडर अपोजिशन बन जाओ। मैंने यार यूं ही अपन जो बोलते हैं वो होता है, तो बनने की ज़रूरत क्या है। अब तो देखिए प्रतीक भाई, हम जैसी उम्र के लोग यदि ईमानदार हैं कांग्रेस में, तो आओ सब मिलके कांग्रेस के सेकंड लाइन को मजबूती दें, उन नौजवान चेहरों को आगे लाएं, उनके हाथ को सशक्त बनाएं, जो मजबूती से कांग्रेस को और अपने प्रदेश को संभाल ले। बहुत कर लिया। अगला चुनाव आप लड़ोगे या आपका बेटा पवन लड़ेगा? देखिए ये तो वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। मैंने कहा समय और परिस्थितियां बहुत कुछ करा देती हैं, जैसा भी निर्णय होगा। मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, अपने राजनीतिक परिवेश से, और कांग्रेस ने जो मुझे दिया है मैं संतुष्ट हूँ। अति महत्वाकांक्षा मुझमें नहीं। बहुत धन्यवाद सज्जन वर्मा साहब, डिजाइनर न्यूज़ से इतनी लंबी चर्चा करने के लिए। और आपने देखा कि बहुत बेबाकी से वो कांग्रेस की बात भी कर रहे हैं, भाजपा की बात भी कर रहे हैं। और संजय वर्मा की यही खासियत है कि जो उनके दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है। बेबाकी से बोलते हैं, बेलोस बोलते हैं, बेतकल्लुफी से बोलते हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये ज़माना इस वक्त कांग्रेस को मजबूत बनाने का है। और ये बात भी सही है कि कोरोना काल में निश्चित रूप से जो माहौल बना है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को संभावनाएं नजर आ रही हैं देश में, प्रदेश में। तो अतिशोक्ति नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि वास्तव में इस कोरोना ने व्यवस्था को पूरी तरह से उघाड़ कर रख दिया है, नंगा करके रख दिया है। और ये सही समय है कि अगर कांग्रेस और कांग्रेस जन मेहनत कर लेंगे, जैसा कि सज्जन वर्मा कह रहे हैं, तो नज़ारे बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकती है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।